नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और होली का खुमार अब भी छाया हुआ है। वैसे भी पक्का रंग जल्दी नहीं छूटता, अब वो रंग लाल हो या हरा, निवेशक इस बात को अच्छे से जानते हैं। पोर्टफोलियो हरे रंग से रंगा हुआ है तो वो उसे छुड़ाना नहीं चाहते, लेकिन कभी कहानी उल्टी भी होती है। वो लाल रंग से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन लाल रंग उन्हें नहीं छोड़ता। आज हम भी पोर्टफोलियो के इन्हीं हरे और लाल रंग की बात करने जा रहे हैं, यानी पिछली होली से इस होली तक के शेयर ने कौन सा रंग जमाया, इसकी बात करेंगे और साथ ही अगली होली में इनसे क्या उम्मीदें हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए, आज मुनाफे के रंग में दो जाने माने देश के एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं मेरे साथ, जो करेंगे इस आधे घंटे में हमारी मदद। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल कोलकाता से, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं टारगेट इन्वेस्टिंग के समीर कालरा साहब। आप दोनों का स्वागत है। तो बेसिक आइडिया, होली से होली तक, पिछली होली से इस होली तक कौन से वो स्टॉक्स हैं और जो इन्होंने प्रोमिनेंट रिटर्न्स दिए तेजी की तरफ, जिन्होंने काफी ज्यादा दबाव दिखाया है, और अब होली से होली तक, यानी कि इस होली से अगली होली, अगले 12 महीने तक क्या आउटलुक है इन स्टॉक्स का, क्या करना चाहिए हमें और आपको, इस पर मैं करने वाला हूं फोकस। पहले कालरा साहब, मार्केट का मूड सेट करें। ये कुछ दिनों से अटक रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई घबराने वाली बात या फिर बहुत भागे हैं, थोड़ा टाइम वाइज करेक्ट हो रहे हैं, सांस लेने की कोशिश है, ऐसा मानो? मेरे ख्याल से एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन है, ज्यादा घबराने बस सांस लेने की कोशिश। हाँ जी। लेकिन इस चीज़ का आप फायदा उठा सकते हैं जहां आपका पोर्टफोलियो एक डिप्रेशन में था और अब थोड़ा एक मिड कैप्स में भी रिवाइवल आया है, और कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो रीजिग इसी कंसोलिडेशन में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये इलेक्शन से एकदम पहले भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बेस फॉर्म कर देगा। और वहाँ पे मेरे को लगता है जहाँ पे आप खरीदना चाहते थे वहाँ पे आप धीरे धीरे एसआईपी में या ट्रांसेस में, तो ये पोर्टफोलियो को रीजिक करने का समय है। जी, ये एक परफेक्ट समय है, क्योंकि जो आपके एग्जिट वाले थे, जो आप एग्जिट करना चाहते थे गिरावट में, अब वो 30-40% ऊपर है, तो आपका लॉस कम से कम, पर वो चलने लगता है तो फिर मन लगता है अरे अब तो चल गए, अब रहने देते हैं, अब शायद और चलेगा, ऐसा नहीं मानो ना? नहीं, वो ऐसा नहीं हो, उसमें नहीं हुई सेंटिमेंटल अगर आप हो गए तो फिर अब वो वापसी की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है। आप जैसे लोग ब्रूटल होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, रिटेल वालों को तो दिल लग जाता है, अरे अभी चल रहा है 40% तो हो सकता है और चल जाएगा, मुनाफे में आ जाएगा, रखे थे। लेकिन ऐसा ना करूं, मैं क्वालिटी जानता हूं, मैं उसी पे बेट करूं। जो स्टॉक खरीदना चाहता था उन पे अब भी दाव लगाऊं, और जो बेचना चाहते थे गिरावट में, अब उनसे छुटकारा पाने का सही वक्त है। जज्बाती ना हो, पोर्टफोलियो की क्लेंजिंग कर लें, ये बेहतरीन समय है, ऐसी मानो ना? जी, ठीक बात। चलिए एक एक करके स्टॉक्स की बातचीत, और पहला स्टॉक राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। पिछली होली से इस होली तक जो निफ्टी का टॉप गेनर, टॉप कंट्रीब्यूटर, मतलब तेजी की तरफ जिसने तगड़े रिटर्न्स दिए परसेंटेज वाइज, वो है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक पिछली होली से इस होली तक वो रिटर्न्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, ऑलमोस्ट 75% का उछाल दिखा चुका है। पिछली होली में 1650 रुपए का भाव, और इस बार करीब 2800-2900 के आसपास स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर कामकाज करता हुआ। वैसे भी ये स्टॉक वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू क्रिएटर्स के तौर पे ऑफलेट जाना जाता है। अब ये प्रेशर में आया था बजाज फाइनेंस जब एनबीएफसीज की क्राइसिस आई थी, तो अक्रॉस द बोर्ड एनबीएफसीज को लेकर बाजार का मूड बिगड़ गया था, पर इवेंचुअली लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई। तो एनबीएफसी में कुछ क्लेंजिंग हुई, और जो चुनिंदा एनबीएफसी जानी जाती थी उनमें उतनी रिमार्केबल लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रिकवरी तो खैर बजाज फाइनेंस ने दिखाई थी। अब राजेश जी, करना क्या चाहिए स्टॉक में? ये इतनी स्टॉप रिकवरी किस वजह से आई? अब पिछली होली से इस होली तक अगर पोर्टफोलियो में है या नहीं भी है, यहां से अगली होली तक का कॉल क्या है सर इस स्टॉक पे आपका? गुड मॉर्निंग आशीष जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को होली की बधाई। आपने खेल ही नहीं किया, कलर दिख नहीं रहा सर, आप दोनों के चेहरे पे नहीं दिख रहा। कालरा साहब तो चमक रहे हैं, आपने भी हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ, हाथ में कुछ लाली नजर आ रही है। आप देख लो। हाँ, खेली ठीक है। तो नहीं, ये जो अभी आप लाल और हरे की बात कर रहे थे ना, मैं बजाज फाइनेंस पे आने से पहले उस पे आना चाहूंगा। बिल्कुल सर। ये निवेशक के मन में ये सवाल है कि ये नुकसान कब तक मुझे तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वाली बात है इस वक्त भी अगर पोर्टफोलियो पे देखें तो। अरे वाह, आज तो मूड में आते हैं बजाज फाइनेंस पे। आते हैं बजाज फाइनेंस पे, तो सही कहा आपने कि इतने खराब हालात पे, जबकि आईएलएफएस के क्राइसिस के बाद एनबीएफसी
क्षेत्र से ही लोगों का विश्वास उठ गया था। उसके बावजूद अगर बजाज फाइनेंस ने अच्छा रिटर्न दिया है तो सिर्फ बाजार के कारणों से नहीं दिया है। अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है बावजूद इतनी क्राइसिस के। 54% के आसपास बॉटम लाइन में ग्रोथ दिखाई, 41% के आसपास एयू में ग्रोथ आई। आईएलएफएस एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी प्रेशर थी आईएलएफएस के कारण से, बट हमें लगता है वो वन टाइम था। B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में बहुत अच्छी बढ़त हो रही है और मुझे लगता है जो स्मॉल टिकट साइज में इनकी जो प्रेजेंस है वो इनके बढ़त के एक अच्छे कारण हो सकते हैं। हम आने वाले दिनों में एसेट के जो रिटर्न है आरओए, हमें लगता है कि वहाँ पर एक अच्छे एक्सपेंशन हो सकता है। हम इसमें 3200 रुपए के टारगेट के साथ एक्यूमुलेट की कॉल दे रहे हैं। एक्यूमुलेट से हमारा मतलब है कि थोड़ी सी गिरावट आए तो वहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहिए और जिनके पास है वो बने रहें। बने रहिए। एक्यूमुलेट की कॉल है तो किसी भी गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइए। 11% का अपसाइड है, गिरावट में खरीदारी करने को मौका मिल जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल होगा, तो इसलिए गिरावट में बाय करके चले। और पिछले एक दशक 2009 का भाव पकड़िएगा और वहां से लेकर अब तक के रिटर्न्स, वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू क्रिएटर्स में से ये कंपनी है बजाज फाइनेंस। गजब का मूव दिया एक दशक में स्टॉक ने और अभी भी यहां से और मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, इस बात का ध्यान रखें। पोर्टफोलियो में तो बने रहें, गिरावट में खरीदारी, फ्रेश एंट्री के भी ये स्टॉक मौके देगा आपको। अगला वैल्यू क्रिएटर पिछली होली से इस होली तक वो है इस देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 45% का अपसाइड और मायने रखता है। 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का और इस तरह से मूव करिए पिछले एक साल में, ध्यान रखें। ये स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर 900 950 का भाव से आज 1450 के लेवल्स पर अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज करता हुआ। और रिलायंस के लिए तो क्या आना चाहिए, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अब वो जियो को लेकर जो तमाम आंकड़े सामने आते हैं, बड़ा इंकरेजिंग आंकड़ा। रिलायंस रिटेल को लेकर स्ट्रीट बुलिश हो रही है, वैल्यू अनलॉकिंग की होप जागने लगती है। और जो इनका ब्रेड एंड बटर रिफाइनिंग और पेटकेम का धंधा था वो तो अभी भी बेहतर ही चल रहा है, तो इसीलिए रिलायंस की इस तरह की रेटिंग होती हुई आपको नजर आ रही है। पर कालरा साहब करना क्या चाहिए, ये तो हिस्ट्री 45% का उछाल, 1300 1350 और भी दम कम है। मेरे ख्याल से एक 1500 तक का टारगेट हमारे लिए है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें ये होली से अगली होली अब रिलायंस का एसेट मोनेटाइजेशन में जाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब ये सब वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी। वैल्यू अनलॉकिंग आप रिलायंस रिटेल देखें तो आज की डेट में देश का सबसे हाई ग्रोथ वाला है। और उसका बेस भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मेरे ख्याल से वहाँ कहीं काफ़ी जो लेसन लर्न थे, अब उसका टाइम आ गया है कि उसकी एक वैल्यूएशन मिल जाए इनको। दूसरा, अगर आप जियो के एंड पे देखें तो जियो में इन्होंने पिछले 3-4 साल में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करी है, जिसका रिजल्ट एक हाई लेवल डेट है जियो के एंड पे। तो उसको मेरे ख्याल से ये इंफ्रा, जैसे बीच में न्यूज़ भी आ रहे थे, ये एक इंफ्रा को भी अलग से सिस्टम में डाल के उसको उसकी अलग से वैल्यूएशन करवाएंगे। अब चाहे वो प्राइवेट इक्विटी को बेचें या कहीं और एसेट मोनेटाइजेशन करें, वो अलग है। अगर आप इनका गैस पाइपलाइन का बिजनेस देखें जो इन्होंने कहीं ना कहीं वो भी एसेट मोनेटाइजेशन में कर रहे हैं और वो इनके लिए लॉस मेकिंग सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से अगले 12 महीने में इनका कैश फ्लो जनरेशन, क्योंकि एसेट मोनेटाइजेशन होगा, तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और वहाँ पे रिलायंस को आज कहीं ना कहीं उसका भी एक प्रीमियम आगे जाके जैसे न्यूज़ आती जाएंगी उसका भी एक वैल्यूएशन मिलेगा। ठीक बात। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1500 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें तो होल्ड करें, इसका मतलब मोटा मोटी। और मेरे ख्याल से फिर कोई भी अगर बाजार का मूड बिगड़ा, करेक्शन आया तो फिर तो एंट्री के लेवल्स मिल जाएंगे। रिलायंस की क्योंकि बात हो रही है तो ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। मैं डिस्कस सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली होली से इस होली तक एक रिमार्केबल आउट परफॉर्मर रहा है। ऐसी एक और स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, वो भी निफ्टी का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैंने कहा पहले निफ्टी में इस तरह के रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे तो उन स्टॉक्स की डिस्कशन करनी चाहिए। ये है एक्सिस बैंक, ये भी रिलायंस की तरह रिकॉर्ड हाईस पर इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। पिछली होली में 525 का माल आज 750 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। रिलायंस की तरह यहां पे भी 45% का अपसाइड और लार्जली ये जो सेकेंड हाफ था पिछली होली से इस होली के जो साल था उसके सेकेंड हाफ में ये मोमेंटम अब देखने को मिल रहा है और कई सारे रीजंस हैं। मैनेजमेंट में बदलाव, नए एमडी साहब का आना, बाजार थोड़ा उत्साह उससे लेता हुआ। अभी बैंक जो है अच्छे ऑपरेट स्ट्रॉन्गर रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है, आपने नोटिस करा होगा।
कॉर्पोरेट लेंडर्स को लेकर बाजार का मूड सुधरता हुआ, होप जाग रही है कि जो अब पैसा रिकवर हो रहा है, ये सिलसिला अब चलता चला जाएगा। और इस बैंक के एनालिस्ट मीट वगैरह में लगातार हाईलाइट करा जा रहा है किस तरह से आरओईज आगे इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो ये सब तो खैर भाव में ऑलरेडी होगा जब मुझे पता है तो। पर राजेश जी, तो फिर अब कॉल क्या होगा? अभी भी एक्सिस बैंक खरीदना है क्या? जी बिल्कुल खरीदना है। बहुत कंजर्वेटिव टारगेट्स लिए जाएं तो हमें लगता है कि 850 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। बट अगर तिमाही जिस तरीके के नतीजे Q3 में आए थे वैसे रिपीट होते हैं तो टारगेट रिवाइज भी किए जा सकते हैं। बट इस वक्त 850 के टारगेट के साथ ही इसमें हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। न केवल बैंक रिटेल डिपॉजिट्स पे ध्यान दे रहा है बल्कि रिटेल और होलसेल दोनों एसेट्स पे भी बढ़ाने की बात कर रहा है। ब्रांचेस एक्सपेंशन की बात है। केपेक्स कुछ है नहीं, इसलिए इन्हें अभी रुपए उठाने की ज़रूरत नहीं है। 75% के आसपास पीसीआर किया हुआ है, तो कोई एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की आने वाले दिनों में कोई चिंता नहीं है। और नए मैनेजमेंट जैसा कि आपने कहा है उसके आने के बाद एक बहुत उत्साह जागा है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर हमें लगता है इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, कंजर्वेटिव टारगेट 850 का आपने कहा, कई लोग अब दबी जवान में 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने कहा जैसे कि इस तिमाही के जो नतीजे आए थे वैसे अगर नतीजे रिपीट होते हैं तो बिल्कुल टारगेट रिवाइज किए जा सकते हैं। बहुत कंजर्वेटिव हिसाब से अगर लिया जाए कि भाई वो एक नॉर्मल ग्रोथ आएगी तो 850 की बात करता हूँ। बट अगर ग्रोथ अच्छी आती है तो डेफिनेटली रिवाइज करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हाइस पे है पिछली होली से इस होली के दौरान ऑफ लेट ये स्टॉक्स, और यहां से भी रिलायंस और यहां से भी एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स और भी मोमेंटम दिखा सकते हैं। 13% का अपसाइड, 850 और ये बेहद कंजर्वेटिव टारगेट्स। इवेंचुअली शायद इससे ज्यादा मजबूती, इससे ज्यादा तेजी ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आए। अच्छा, निफ्टी के टॉप गेनर्स की तो बात कर ली। अब हम दोनों रंग की बात कर रहे थे। हरे रंग पे तो ये स्टॉक्स ने परफॉर्म करके दिया, लाल रंग वाले कुछ स्टॉक्स, और उसमें एक बड़ा ऑब्वियस कैंडिडेट एक सामने आएगा, वो है टाटा मोटर्स। अच्छा, पिछली दिवाली पता नहीं क्यों आ रहा है, पिछली होली से इस होली के बीच में टाटा मोटर्स, ध्यान रखिए, 370 का भाव था पिछली बार, आधा हो गया 180 के लेवल, जबकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ 140 141 के लोज ऑफ लेट छुए थे इसने। उस रिकवरी के बावजूद अभी भी आधा होकर एक कामकाज कर रहा है। और यहां पे तो सब कंसर्न जानते हैं, वो जैगुआर लैंड रोवर जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में, उसको लेकर कंसर्न्स क्या, वो ब्रेग्जिट, रोज हम लोग अपडेट देते रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ब्रेग्जिट को लेकर टेंशन हैं। हार्ड एग्जिट हुआ तो धंधे पे इंपैक्ट पड़ेगा सबके। डीजल व्हीकल्स बनाने के लिए जेएलआर जानी जाती है और डीजल का चलन दुनिया में धीरे धीरे कम हो रहा है। और तीसरा, वो चाइना में सेल्स, और चाइना को स्लो डाउन, टैरिफ और ट्रेड वॉर, सबका इंपैक्ट चाइना बहुत झेल रहा है। तो जहां जहां पैर डालने वहां दिक्कतें हो गई हैं। इस समय तो मूड बिगड़ा हुआ है। पर मैं बार बार कलर साहब से सर, टाटा मोटर जितनी बार आता है उतनी सर बार कलर साहब भी यहाँ पे मिलते हैं आपको। खरीदूं ना? हाँ खरीद। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्रेग्जिट पे अपडेट नहीं है, चाइना को लेकर क्लैरिटी नहीं है, R&D को लेकर क्लैरिटी नहीं कि डीजल से पोर्टफोलियो शिफ्ट कैसे होगा, फिर क्यों? पहले ब्रेग्जिट की बात करते हैं। अगर आप ब्रेग्जिट की बात देखें तो अगर EU अकोमोडेटिव नहीं होता तो अभी जो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी है EU ने, एक्सटेंड हुई है डेडलाइन थोड़ी सी, हम मई 22 तक उसको इमीडिएट एक्सटेंशन दे सकते हैं। नहीं तो अगर उनका इस बारी का वोट नहीं होता तो नेक्स्ट वीक हम वापस से मिलेंगे और उसको एक्सटेंशन की सिचुएशन में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब हर कोई, अच्छा, मैं वो पिटिशन भी देख रहा था, हर 1 मिनट में 15 पिटिशंस आ रही हैं और लोग नहीं चाहते ब्रेग्जिट हो। यूके में वोटिंग इस तरह का रिकॉर्ड वोटिंग कभी नहीं हुई है। मेरे ख्याल से 7 लाख पिटिशनर्स हैं जो साइन कर चुके हैं। अब लास्ट काउंट तो 1 मिलियन क्रॉस कर गया था, वो 10 लाख के पार जा चुका है। ये लोग नहीं चाहते ब्रेग्जिट हो। तो वो कहीं ना कहीं सेकंड रेफरेंडम का वोट तो हो गया है और वो मना हो गया है कि सेकंड रेफरेंडम नहीं आएगा। तो आप मान के चल रहे हो ब्रेग्जिट होना मुश्किल है? अब मेरे ख्याल से एक एक्सटेंशन मिलेगा और उसमें कहीं ना कहीं एक्सटेंशन में मे बी पॉलिटिकली सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि करंट सिचुएशन पॉलिटिकली फेवर नहीं कर रही कि साल में भी एग्जिट कहीं ना कैसे मिले पाए। तो मे बी पॉलिटिकल थोड़ी सिचुएशन चेंज हो। अच्छा, एग्जिट दोनों नहीं चाहते अब, ना यूके चाहता है ना यूरोपियन यूनियन तो वैसे भी नहीं चाहता था, है ना जी। लेकिन अगर आप देखिए एग्जिट हो भी जाए तो वो एक कहीं ना कहीं डील ऐसी हो रही है जहाँ पे इकोनॉमिकली आप सेम सॉफ्ट कॉर्नर्स होंगे सबके लिए, तो सब प्रेफरेंस सिस्टमैटिकली रहेंगे। ठीक है। तो उसमें JLR प्लस लास्ट क्वार्टर में जो 3 बिलियन का हिट लिया है उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने ब्रेग्जिट और चाइना का स्लो डाउन ऑलरेडी इम्पैक्ट फाइनेंशियली कर चुके हैं वो, इसलिए वो $3 बिलियन का नंबर उन्होंने निकाला है।
क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है और वो UK 3 की बिलियन जो investment- इम्पेयरमेंट जो लॉस रिजल्ट में आया था। तो वो ओके, उनकी वैल्यूएशन डाउन इस पे ही है क्योंकि ब्रेक्सिट की अनसर्टेनिटी है और चाइना का जो स्लो डाउन है वो कल की जगह आज हिट ले ले तो बेटर रहेगा। और उसमें अगर आप सिचुएशन डीजल की देखें तो डीजल की गाड़ियां चाहे वो BMW हो, ऑडी हो, JLR हो, ये जो ट्रांजिशन है ये लग्जरी एंड पे बहुत स्लो है। हाँ ठीक है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वो इशू नहीं है। और अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस काफी चीप हो चुकी हैं। अगर आप उसका 10% रिवर्सल भी तो ये पहले तो मैं वैल्यूएशन ट्रैप में फंस गया था, सस्ता है करते 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 चलते ही चला गया नीचे। अब लेकिन बाकी कंफर्टेबल रीजनेबल है लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जो इम्पेयरमेंट लॉस ले लिया है ना। हाँ, उसमें आपको मैनेजमेंट का एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ हम भी कहीं ना कहीं इसको फाइनेंशियली हिट ले रहे हैं। खबरें तो आती भी रहती हैं, चंद्रा साहब कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा अपसाइड, तो 40% के अपसाइड में मौजूदा स्तरों से टाटा मोटर्स में तो है पोर्टफोलियो में, लॉसेज में भी बैठे हैं तो भी अभी मत निकलें। अब लॉसेज रिड्यूस होने के चांसेस हैं और फ्रेश एंट्री के भी टाटा मोटर्स अब आपकी स्क्रीन पर टारगेट देख के लग जाएगा, आपको मौके दे रहा है कि फ्रेश एंट्री करें। अच्छा, होली खेलते हैं आप? होली खेली इस बार? तो व्हाइट कुर्ते में खेलने का मजा अलग है ना। वैसे मैं देख रहा था प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन बड़ी अच्छी बनाई है, वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होली के कलर्स का वो दिखाई जरा, कोई भी ग्राफिक ले आइए स्क्रीन पर, वो देख के अच्छा लग रहा है प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, टाटा मोटर्स के बाद एक और ये देखिए व्हाइट बैकग्राउंड में तो कलर्स खिल के आते हैं, कुर्ते में ही खेला करिए व्हाइट कुर्ते पजामे में होली। वेदांता, टाटा मोटर्स में दबाव बहुत तगड़ा था, वेदांता में बहुत तगड़ा प्रेशर देखने को मिला है। 325 का माल 175 पे, तो ये भी ऑलमोस्ट आधी वैल्यू इरोड कर चुका है लास्ट होली से इस होली के बीच में। और सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पे जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट कमोडिटी प्राइसेस पे पड़ा। अब इसके लिए तो देश में भी टूटीकोरिन प्लांट को लेकर तमाम इश्यूज थे, वो ओडिशा के प्लांट को लेकर भी तमाम खबरें आती रहती हैं, तो दिक्कतों में फंसा हुआ है। ऐसे में राजेश जी करना क्या चाहिए? खरीदूं क्या, इतना पिटा हुआ स्टॉक है तो? देखिए, खरीदने की इस वक्त सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, जैसे आपने कहा कि कॉपर स्मेल्टर बंद पड़ा है, टूटीकोरिन से दिक्कतें आ रही है। बट एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि एक पूरा मिनरल का पोर्टफोलियो है इनके पास, जो एसेट वैल्यू है वो बहुत अच्छी है और जो गिरावट में अगर किसी को इन रिस्क कैपिटाई अच्छी हो तो खरीद सकते हैं। बट मैं इस वक्त कहूँगा कि जब तक क्लैरिटी नहीं हो तब तक ना खरीदें। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। हमारा अनुमान है कि 200 रुपये के टारगेट इसमें आने वाले 3 से 6 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं। अरे वाह, तो हो सकता है, लेकिन कंसर्न्स हैं तो इस समय अवॉइड करें, और अगर पोर्टफोलियो में है तो आप बने रहें उस लिहाज से। लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह वेदांता में, वेदांता या वेदांत जो हम आजकल कहने लगे हैं, उसमें नहीं है। अच्छा, मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक और दिग्गज है, उसके बाद मिड कैप से क्विकली फोकस करूंगा। और ये स्टॉक है, राजेश जी आपके पास आता हूं, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसकी भी पिटाई हुई और ऑब्वियस रीजंस थे, वो एनबीएफसी, लिक्विडिटी क्राइसिस, तमाम कंसर्न्स, तो डीएचएफएल और ये खास तौर पे पिटे। अब ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, 40-42% अपने पिछले होली के लेवल से इस होली में ट्रेड करता हुआ। यहां पे कॉल क्या होगा? देखिए, हमारी इसमें सेल कॉल रहेगी क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले वो होली से बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। उसके कई कारण थे। एक तो एनबीएफसी के लिए जो कंसर्न्स थे जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, और इनके नंबर्स पर भी अगर आप ध्यान दें तो इस तिमाही में 15% के आसपास बॉटम लाइन में गिरावट आई थी। लोन ग्रोथ बहुत मामूली हुई थी, हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ा स्टेबल था, बट इनका जो स्टैंड है डिसबर्समेंट को लेकर के बहुत कॉशियस है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 14% के आसपास AUM CAGR के ग्रोथ करेगा 3 साल से। तो इस ग्रोथ के साथ इस भाव में हमें वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लगते हैं। इससे बेहतर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस हो या GIC हो, कैनफिन हो, तो वहां स्विच करने की सलाह दूंगा। ठीक बात, तो इससे बेहतर विकल्प है। पिटाई होने के बाद भी मूल्यांकन अभी भी महंगे, ध्यान रखिए, ये मत सोचिए ऊपर से नीचे गिर गया है तो अट्रैक्टिव हो चुका है। वेदांत के लिए भी यही कहानी है, पर उसे होल्ड कर सकते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक सेल कॉल आता हुआ, दूर रहने की सलाह इस स्टॉक से। मैं क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। समीर जी, राजेश जी बने हुए ब्रेक के उस पार। अब तक हम सिर्फ लार्ज कैप से फोकस कर रहे थे, पर पिछली होली से इस होली के बीच में कई इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं, तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या अभी भी दमखम है? इस पर बातचीत।